नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सिंहपुर की है। सिंहपुर की रहने वाली अनीता द्विवेदी रोज की तरह सुबह कुछ महिलाओं के साथ गंगा बैराज रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। सैर करते करते जब वे सभी हरी चौराहे के पास पहुंची तो अनीता की नजर सड़क किनारे झाड़ियों पर पड़ी। वहां कुछ अजीब दिखा तो वह वहीं रुक गई और ध्यान से देखा तो झाड़ियों में एक युवती की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर अनीता घबरा गई और तुरंत अपनी बाकी साथियों को भी बुला लिया। कुछ ही देर में यह खबर आसपास के लोगों तक पहुंच गई और वहां भीड़ जमा हो गई। अनीता ने तुरंत अपने मोबाइल फोन से बिठूर थाने में पुलिस को इसकी सूचना दे दी। यह घटना मार्च 2018 का है। सूचना मिलते ही बिठूर थाने के प्रभारी तुलसीराम पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर यानी हरी चौराहा सिंहपुर पहुंचे। उस समय वहां पहले से ही भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस ने भीड़ को हटाया और फिर उस जगह गए जहां युवती की लाश पड़ी थी। युवती की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नवविवाहिता थी, क्योंकि उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और कलाइयों में सुहाग की चूड़ियां थीं। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास लग रही थी और उसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। लाश की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि उसकी हत्या किसी दूसरी जगह की गई थी और फिर शव को गंगा बैराज रोड के किनारे फेंक दिया गया। मामला गंभीर था क्योंकि यह एक नवविवाहिता की हत्या का केस लग रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे ने तुरंत इस बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। खबर मिलते ही एसपी पश्चिम गौरव ग्रोवर, एसपी पूर्व अनुराग आर्य और सीओ भगवान सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहराई से जांच की। युवती के गले पर कपड़े से कसने के निशान थे और वहां उंगलियों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। इससे ऐसा लगा कि उसकी हत्या गला घोटकर की गई थी। युवती के सिर के दाईं ओर चोट का निशान था और शरीर पर करीब आधा दर्जन खरोचों के निशान भी थे। टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट और बाकी सबूतों को भी इकट्ठा किया। हालांकि पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही थी। इतने में भीड़ में से एक युवक सामने आया और शव को ध्यान से देखने लगा। उसने शव की अच्छे से पहचान की और फिर एसपी अनुराग आर्य को बताया कि यह लाश पूनम की है। एसपी ने उस युवक से उसका नाम और पूनम के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि उस युवक का नाम श्याम मिश्रा है और वह बैकुंठपुर गांव का रहने वाला है। उस युवक ने पुलिस को बताया कि उसके गांव में शिव शंकर मौर्य नाम के व्यक्ति रहते हैं। पूनम उन्हीं की बेटी है। श्याम की बात सुनकर एसपी अनुराग आर्य ने तुरंत पुलिस भेजकर शिव शंकर मौर्य और उनके परिवार को बुलवा लिया। जब शिव शंकर और उनकी पत्नी शिवकांत ने अपनी बेटी पूनम का शव देखा तो वे फफक कर से रो पड़े। उनकी छोटी बेटी प्रियंका भी बड़ी बहन की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस अधिकारियों ने परिवार के इन दुखी सदस्यों को ढांढस बंधाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि पूनम की हत्या करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। शव की पहचान हो जाने के बाद एसपी पश्चिम गौरव ग्रोवर ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरवाया और पूनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल भेज दिया। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने वहां 2 सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी भी पोस्टमार्टम हाउस पर लगवा दी। इसके बाद इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे ने पूनम के पिता शिव शंकर से बातचीत की। पूछताछ में शिव शंकर ने बताया कि गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही जमीन जायदाद को लेकर कोई झगड़ा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी बेटी की हत्या किसने और क्यों की, क्योंकि शिव शंकर ने किसी पर शक नहीं जताया। इसलिए इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे ने उन्हें वादी बनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के बाद एएसपी गौरव ग्रोवर ने सीओ भगवान सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत पुलिस टीम बनाई ताकि पूनम की हत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके। इस टीम में बिठूर के इंस्पेक्टर तुलसीराम पांडे, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, संजय मौर्य, राजेश सिंह और सिपाही रघुराज सिंह, देवी शरण सिंह तथा मोहम्मद खालिद को शामिल किया गया। पुलिस ने सबसे पहले पूनम के पिता शिव शंकर मौर्य से जांच शुरू की। उनका बयान पूरी विधि के अनुसार दर्ज किया गया। अपने बयान में शिव शंकर ने बताया कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी 17 फरवरी 2018 को एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उन्नाव जिले के परागीखेड़ा गांव निवासी अंकुश मौर्य के साथ करवाई थी। शादी के 3 दिन बाद यानी 20 फरवरी को उसने बेटी की चौथी मायके में की थी और तब से वह अपने मायके में ही रह रही थी। शिव शंकर ने आगे बताया कि 7 मार्च को पूनम दोपहर बाद दवा लेने के लिए सिंहपुर स्थित आस्था नर्सिंग होम गई थी।
जाते समय वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गई थी, लेकिन उसके पास दूसरा मोबाइल था। शाम 6 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी बंद मिला, तो सबको चिंता होने लगी। शादी से पहले पूनम उसी नर्सिंग होम में काम करती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद वह वहीं रुक गई होगी और सुबह तक घर आ जाएगी। लेकिन अगली सुबह उन्हें उसकी मौत की खबर मिली। शिव शंकर ने बताया कि जब पूनम घर से गई थी तो उसने पूरे जेवर पहन रखे थे, लेकिन जब शव मिला तो वे सारे गहने गायब थे। इसी बात को सुनकर पुलिस को शक हुआ कि कहीं पूनम के पति अंकुश ने ही जेवरों की लालच में उसकी हत्या तो नहीं कर दी। पुलिस की टीम जब पूनम के घर पहुंची तो वहां से उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पूनम के पति अंकुश, जो कि परागी खेड़ा इलाके का रहने वाला था, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में अंकुश ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वह पूनम से बहुत प्यार करता था और उसी दिन उसे अपने साथ लिवाने भी जा रहा था। लेकिन तभी पूनम की मौत की सूचना मिल गई। अंकुश ने पुलिस को एक ऐसी जानकारी दी जिसने जांच की दिशा बदल दी। उसने बताया कि जब पूनम अपने ससुराल में थी तो उसके मोबाइल पर एक युवक का फोन अक्सर आता था जिसका नाम गोलू था। ये कॉल्स देर रात तक भी चलते थे। जब उसने पूनम से इस बारे में पूछा तो पूनम ने गोलू को अपना मौसेरा भाई बताया था। लेकिन जब पुलिस ने पूनम के पिता शिव शंकर से इस गोलू के बारे में जानकारी ली तो सामने आया कि वह लड़का पूनम का कोई रिश्तेदार नहीं है। इसके बाद पुलिस ने पूनम के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि वह फोन चोरी का है। लेकिन उसमें जो सिम डली थी वह नीरज नाम के एक व्यक्ति के नाम पर थी, जो हिंदूपुर गांव के नयापुरवा मोहल्ले का रहने वाला था। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने रात में छापेमारी की और नीरज उर्फ गोलू को पकड़कर थाने ले आई। बिठूर थाने में जब पुलिस ने उससे पूनम की हत्या के बारे में पूछा तो शुरुआत में उसने कहा कि वह इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और अपना तरीका अपनाया तो नीरज टूट गया और उसने अपना दोहरी जुर्म कबूल कर लिया। नीरज ने बताया कि पूनम ने उसके साथ धोखा किया था। इसी गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने नीरज की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा, पूनम का मोबाइल और उसके गहने जैसे मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, कान के टॉप्स, पायल, बिछिया आदि भी बरामद कर ली। क्योंकि नीरज उर्फ गोलू ने अपना गुनाह मान लिया था, इसलिए पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी नीरज ने बताई वह बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली निकली। उसने पुलिस को बताया कि उसने क्यों और कैसे पूनम की हत्या की थी। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अपराध की कहानी को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह घटना कानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक कस्बे बिठूर की है। बिठूर से करीब 2 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर नाम का एक गांव है, जहां शिव शंकर मौर्य अपनी पत्नी शिवकांत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, पूनम और प्रियंका, और एक बेटा था अमन। शिव शंकर एक लोडर गाड़ी चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण उसी आमदनी से करता था। पूनम अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह देखने में खूबसूरत थी और जैसे जैसे बड़ी होती गई उसने अपने शरीर और रूप को सजाना संवारना शुरू कर दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी सुंदरता और भी निखरने लगी। जैसे फूल खिलते हैं तो उनकी खुशबू हवा में फैलती है, वैसे ही पूनम की मोहकता भी लोगों को आकर्षित करने लगी। ऐसे में कुछ लड़कों का उसके आसपास मंडराना आम बात थी और यह उसे बुरा नहीं लगता था। पूनम न सिर्फ सुंदर थी बल्कि पढ़ाई में भी होशियार थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई भी करना चाहती थी। लेकिन माता पिता को यह मंजूर नहीं था। उनके विरोध के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर के कामों में मां का हाथ बंटाने लगी। हालांकि पूनम को रसोई और घर के दूसरे काम पसंद नहीं थे, लेकिन मां के कहने पर उसे मजबूरी में सब करना पड़ता था। एक दिन पूनम की मुलाकात सरिता नाम की महिला से हुई, जो दूर की रिश्तेदारी थी। वह किसी काम से उनके घर आई थी। सरिता सिंहपुर में आस्था नर्सिंग होम में काम करती थी। बातों बातों में पूनम ने सरिता से कहा कि वह भी नौकरी करना चाहती है। सरिता ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसे नौकरी दिलाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब पूनम ने अपनी मां शिवकांत से इस बारे में बात की तो मां ने साफ मना कर दिया। इसके बाद कुछ महीनों तक पूनम ने अपनी मां को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब मां नहीं मानी तो उसने मां से साफ कह दिया कि वह माने चाहे ना माने, लेकिन वह नौकरी करके ही रहेगी ताकि जरूरत की चीजें खरीद सके।
आखिरकार शिवकांत को उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद पूनम ने आस्था नर्सिंग होम में काम शुरू कर दिया। उसका गांव सिंगापुर से ज्यादा दूर नहीं था और वहां आने जाने के साधन भी ठीक ठाक थे, इसलिए उसे कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। जब कभी अस्पताल में महिला मरीजों की संख्या ज्यादा हो जाती या किसी को डिलीवरी करानी होती, तो पूनम को रात में भी रुकना पड़ता था। ऐसे में वह मोबाइल से घर फोन करके सब जानकारी दे देती थी। जब पूनम को काम करते हुए 2 महीने हो गए तो उसने पैसे बचाने की सोची। इसके लिए उसे बैंक में खाता खोलना जरूरी लगा। जिस नर्सिंग होम में वह काम करती थी, उसके सामने ही रोड के पार भारतीय स्टेट बैंक की शाखा थी। एक दिन वह खाता खुलवाने बैंक पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात एक हट्टे कट्टे युवक से हुई, जिसका नाम नीरज उर्फ गोलू था। पहली बार में ही नीरज पूनम की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हो गया और उसे मन ही मन चाहने लगा। नीरज बिठूर थाने के नयापुरवा हिंगोपुर गांव का रहने वाला था। उसके पिता केशव मौर्य मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। नीरज 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पढ़ाई में खास अच्छा नहीं था, लेकिन मेहनती जरूर था। बचपन से ही जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। वह एक मैकेनिक का काम करता था और पास के बैंक में जनरेटर ऑपरेटर के तौर पर भी ड्यूटी करता था। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उसकी जिम्मेदारी होती थी कि बिजली जाने पर तुरंत जनरेटर चालू करें, जिससे बैंक का कामकाज बिना रुके चलता रहे। यह जनरेटर मनोज नाम के एक व्यक्ति का था और उसी की देखरेख में नीरज को वहां काम मिला था। उस दिन जब बैंक में पूनम आई तो पहली ही नजर में नीरज को पूनम कुछ खास लगी। पूनम की आंखों की चमक, उसकी मुस्कान और बात करने का सलीका नीरज के दिल को छू गया। जब पूनम ने नीरज से कहा कि उसे बैंक में खाता खुलवाना है, तो नीरज ने तुरंत उसकी मदद की और भारतीय स्टेट बैंक की सिंगापुर शाखा में उसका खाता खुलवा दिया। खाता खुलते ही पूनम का बैंक में आना जाना शुरू हो गया। हर बार जब वह आती, नीरज चोरी चुपके उसे निहारता रहता था। उसके लिए दिन की सबसे खुशी की घड़ी वही होती जब पूनम सामने होती थी। धीरे धीरे नीरज उसके ख्यालों में खोने लगा। वह चाहता था कि किसी तरह से पूनम से अकेले में बात कर सके। उधर पूनम भी नीरज की नजरों की गर्मजोशी को महसूस करने लगी थी। वह समझने लगी थी कि नीरज उसे सिर्फ देखता ही नहीं है, बल्कि उसे चाहता भी है। फिर एक दिन ऐसा मौका आ ही गया। उस दिन जब पूनम बैंक आई तो नीरज ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ थाम लिया और उसे जीने के नीचे बैंक के एकांत कोने में ले गया। वहां कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। नीरज की आंखों में एक अलग ही चमक थी। आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन दिल से निकली थी। उसने पूनम से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। अगर उसने उसका प्यार कबूल नहीं किया तो शायद वह जी नहीं पाएगा। पूनम थोड़ा चौंकी, लेकिन नाराज नहीं हुई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए नीरज से कहा कि वो जो कर रहा है वह तरीका सही नहीं है। उसने नीरज से यह भी कहा कि अगर वह सचमुच उससे प्यार करता है तो यह अच्छी बात है। उसकी मुस्कान में जो नरमी थी, उसने नीरज को और साहस दे दिया। जब नीरज ने फिर से अपने दिल की बात कही तो पूनम चुपचाप उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसके बाद पूनम ने भी नीरज से कहा कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है। उसने नीरज से यह भी पूछा कि भविष्य में वह उसे धोखा तो नहीं देगा ना। जवाब में नीरज ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया कि वो खुद उसके बिना नहीं रह सकता, भला उसे कैसे छोड़ सकता है। इसके बाद उनके रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ ली। बैंक का वह एकांत कोना जीने के नीचे वाला उनका मिलन स्थल बन गया। हर मुलाकात में उनका प्यार गहराता चला गया। धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ गए कि एक दिन मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गईं। कुछ दिन बाद जब पूनम अस्पताल जा रही थी तो रास्ते में नीरज मिला। उसने पूनम की हाथ पकड़कर कहा कि आज शाम वो 6 बजे बैंक आ जाए। वो वहां उसका इंतजार करेगा। पूनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अस्पताल में उसका पूरा दिन बेचैनी में बीता। वह बार बार घड़ी देखती रही और हर बार यही सोचती कि नीरज ने बुलाया है तो जाना तो होगा ही। शाम होते होते वह खुद भी उससे मिलने के लिए बेताब हो चुकी थी। शाम के 6 बजते ही पूनम तेजी से बैंक की ओर चल पड़ी। बैंक अब बंद हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। दूर से ही उसने देखा कि नीरज सीढ़ियों पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह उठकर आया, उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे बैंक की छत पर ले गया। चारों ओर घना अंधेरा था। नीरज चुपचाप आगे बढ़ा और पूनम को अपनी बाहों में भर लिया। बिना कुछ कहे वह उसके नरम और मासूम अंगों को छूने लगा। दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और एक दूसरे के साथ अपनी अधूरी चाहतें पूरी कर ली। कुछ देर बाद जब नीरज ने पूनम को खुद से अलग किया, तो पूनम को महसूस हुआ कि वह बहुत कुछ खो चुकी है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जोर जोर से रोने लगी। नीरज ने धीरे से उसके आंसू पोंछे
और पूनम से बोला कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। उसने पूनम से वादा किया कि शादी करेगा तो सिर्फ उससे ही, वरना किसी से नहीं। उसे रोने की जरूरत नहीं है। उसने पूनम से कहा कि जो उसका हक था वह उसने ले लिया। अब उससे फिर मिलने की उम्मीद है। पूनम ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल चुप रही और फिर उसने भी वादा कर लिया कि वह दोबारा जरूर मिलेगी। इसके बाद पूनम अक्सर शाम को नीरज से उसी सुनसान जगह मिलने जाने लगी। रोज की तरह देर से घर लौटने लगी। जब माँ पूछती तो कोई ना कोई बहाना बना देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ शिवकांत को सब समझ आने लगा। एक दिन उसने पति शिव शंकर से कहा कि अब ज्यादा वक्त गंवाने की जरूरत नहीं है। पूनम के हाथ जल्दी पीले कर दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। लड़की अब काबू से बाहर हो रही है। शिव शंकर को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने पूनम के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। जब पूनम को अपनी शादी की बात पता चली तो वह घबरा गई। उसने यह खबर नीरज को दी और उससे कहा कि वह जल्दी जल्दी कुछ करें, नहीं तो उसकी शादी किसी और से हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर नीरज ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, वह चिंता ना करें। उसने पूनम से कहा कि उसके पास एक रास्ता है जिससे दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। पूनम ने जब पूछा कि क्या रास्ता है, तो नीरज ने पूनम से बोला कि दोनों साथ में कहीं दूर भाग चलते हैं और वहीं जाकर शादी कर लेंगे। फिर कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। पूनम थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने हाँ कर दिया। इस तरह नीरज की मीठी बातों में आकर पूनम सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग गई। वह बैंक से कुछ पैसे भी निकालकर साथ ले गई। उधर जब रात तक पूनम घर नहीं लौटी तो मां शिवकांत परेशान हो गई। उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जब शिव शंकर घर लौटे तो शिवकांत ने बताया कि पूनम अस्पताल से अब तक घर नहीं आई है। शिव शंकर ने तुरंत आस्था नर्सिंग होम में फोन किया। वहां की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि पूनम आज ड्यूटी पर आई ही नहीं थी। यह सुनकर शिव शंकर घबरा गए। उन्होंने पूनम को रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहाँ ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। जवान बेटी के घर से भागने की खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुंची और समाज में बातें बनने लगी। इससे परेशान होकर शिव शंकर पूरी कोशिश से उसकी तलाश में लग गए। करीब 2 दिन बाद आस्था नर्सिंग होम की एक महिला कर्मचारी ने बताया कि पूनम की नजदीकी दोस्ती बैंक के जनरेटर उन्नत ऑपरेटर नीरज से थी। शायद वह उसी के साथ गई हो। यह जानकारी मिलते ही शिव शंकर ने नीरज के बारे में पता लगाना शुरू किया। मालूम हुआ कि नीरज भी उसी दिन से लापता है। जब शिव शंकर अपनी बेटी पूनम की तलाश में नीरज के गांव नयापुरवा हिंगूपुर गया, तो वहां नीरज के घर वालों ने बताया कि वह किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है। यह सुनकर शिव शंकर को पूरा यकीन हो गया कि नीरज ही पूनम को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। ऐसे में वह तुरंत बिठूर थाने पहुंचा और वहां एक प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से निवेदन किया कि उसकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ही पूनम खुद कानपुर के आजाद नगर स्थित अपने ननिहाल पहुंच गई। वहां उसने अपने नाना बाबूलाल को बताया कि उसने नीरज से मंदिर में शादी कर ली है। जब बाबूलाल ने यह खबर शिवशंकर को दी तो वह फौरन ननिहाल पहुंचा और समझा बुझाकर पूनम को अपने घर वापस ले आया। फिर घर के लोगों के दबाव और पुलिस की सख्ती के चलते नीरज और पूनम को अलग होने के लिए राजी होना पड़ा। पुलिस ने नीरज को जेल भेजने की धमकी दी थी, जिससे डरकर वह पीछे हट गया और पुलिस की बात मान ली। इस घटना के बाद कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने चोरी छिपे दोबारा मिलना शुरू कर दिया। इसी दौरान नीरज ने पूनम को एक मोबाइल फोन दे दिया, जिसमें सिम भी उसी के नाम से था, ताकि वह किसी भी वक्त उससे बात कर सके। अब जब पूनम के पास फोन था, तो दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई। पूनम जैसे ही मौका पाती नीरज से लंबी बातचीत करती और अपना प्यार जताती थी। इसी बीच पूनम के पिता शिव शंकर ने उसकी अस्पताल वाली नौकरी छुड़वा दी, जिससे वह अब पूरा समय घर पर ही रहने लगी। उसकी मां शिवकांत भी अब उस पर कड़ी नजर रखने लगी थी। तभी शिव शंकर को सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी मिली। उसने सोचा कि बेटी की शादी इसी योजना के तहत करवा दी जाए। इसमें शादी करने वाले जोड़े को रुपए का चेक, घर का जरूरी सामान और दुल्हन को गहने और कपड़े दिए जाते थे। वरवधु परिचय सम्मेलन में शिव शंकर अपनी पत्नी शिवकांत और बेटी पूनम को लेकर गया। वहां उसकी मुलाकात परागी खेड़ा, जिला उन्नाव के अंकुश मौर्य से हुई, जो राजवीर मौर्य का बेटा था। शिव शंकर को लड़का पसंद आया और पूनम और अंकुश ने भी एक दूसरे को देखकर हामी भर दी। फिर 17 फरवरी 2018 को सामूहिक विवाह समारोह में पूनम की शादी अंकुश से हो गई और वह ससुराल चली गई। पूनम बेहद खूबसूरत थी, इसलिए ससुराल में हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था।
उसका पति अंकुश भी सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था। पूनम को भी अच्छा सजीला पति मिला था। फिर भी उसके दिल में नीरज की यादें बार बार लौट आती थी। सुहागर रात तक भी वह नीरज को नहीं भूल पाई थी। ससुराल में पूनम केवल 3 दिन ही रही। इन 3 दिनों में नीरज उसे बार बार फोन करता रहा। जब अंकुश ने बार बार आने वाले कॉल पर पूनम से सवाल किया, तो उसने कहा कि यह फोन उसके मौसी के बेटे गोलू का है। अंकुश ने बिना शक किए उस पर भरोसा कर लिया। फिर 20 फरवरी को शिवशंकर खुद अपनी बेटी को ससुराल से विदा कराकर वापस ले आया। दरअसल परंपरा के हिसाब से नवविवाहिता ससुराल में पहली होली जलती नहीं दिख सकती थी। इसी परंपरा की वजह से शिवशंकर होली से 8 दिन पहले ही पूनम को ले आया था। माया के आते ही पूनम स्वतंत्र हो गई थी। उस पर किसी तरह की बंदिश नहीं थी। पूनम के पास मोबाइल फोन पहले से ही था। पहले जब वह अपने पूर्व प्रेमी नीरज से बात करती थी, तो उसी के दिए गए मोबाइल से फोन करती थी। वह नीरज से दिन में कई कई बार बात करती थी। बातचीत के दौरान वह खूब खिलखिलाकर हंसती थी और नीरज को शादी करने की सलाह देती थी। क्योंकि पूनम ने नीरज के साथ बेवफाई की थी, सो उसे पूनम की खिलखिलाहट और सलाह नागवार लगती थी। वह नफरत से भर उठता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी नफरत भी बढ़ती गई। आखिर उसने पूनम को सबक सिखाने की ठान ली। 7 मार्च 2018 की दोपहर नीरज ने पूनम से मीठी मीठी बातें की और शाम को मिलने के लिए बैंक बुलाया। दोपहर बाद पूनम ने साज श्रृंगार किया। फिर मां को बताया कि उसके पेट में दर्द है। वह दवा लेने आस्था नर्सिंग होम सिंहपुर जा रही है। शिवकांत ने उसे जल्दी घर लौट आने की नसीहत देकर दवा लाने की इजाजत दे दी। पूनम शाम 4:30 पर सिंहपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पहुंची। नीरज वहां जनरेटर के पास कुर्सी डाले बैठा था। पूनम के आते ही उसने कुटिल मुस्कान बिखेरी। फिर पूनम को बैंक के बगल से जाने वाले जीने की सीढ़ियों पर ले गया। वहां बैठकर दोनों बातें करने लगे। बातचीत के दौरान नीरज ने पूनम से छेड़छाड़ शुरू की, तो उसने विरोध करते हुए कहा कि अब वह किसी और की अमानत है। लेकिन नीरज नहीं माना और उसने शारीरिक भूख शांत कर ली। शारीरिक संबंध बनाने के बाद नीरज ने पूनम पर बेवफाई का आरोप लगाया, तो पूनम झगड़ने लगी। फलस्वरूप दोनों में हाथापाई होने लगी। गुस्से में नीरज ने पूनम का सिर जोर से दीवार पर टकरा दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देख वह बुदबुदाया कि बेवफा औरत तू मेरी नहीं हुई, तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आज मैं तुझे बेवफाई की सजा देकर रहूंगा। कहते हुए नीरज ने पूनम के गले में उसी का दुपट्टा कस दिया और फिर गला घोंट दिया। पूनम को मौत के घाट उतारने के बाद नीरज ने उसके शरीर से सारे आभूषण उतारे और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। इसके बाद वह लाश को सीढ़ियों पर ही छोड़कर चला गया। लगभग 3 घंटे तक लाश सीढ़ियों पर ही पड़ी रही। रात लगभग 9:30 पर नीरज फिर से बैंक आया। सन्नाटा देखकर उसने पूनम का शव कंधे पर लादकर सीढ़ियों से उतारा और उसे बाइक पर रखकर गंगा बैराज रोड के किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। इधर जब देर रात तक पूनम दवा लेकर घर नहीं लौटी, तो शिवशंकर व उसकी पत्नी शिवकांत को चिंता हुई। रात भर दोनों परेशान रहे। दूसरे रोज शिवशंकर पूनम का पता लगाने आया था। नर्सिंग होम जा ही रहा था कि पुलिस जीप उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जीप में बैठे पुलिसकर्मी शिवशंकर व उसकी पत्नी शिवकांत को गंगा बैराज स्थित हरी चौराहा ले गए, जहां उनको पूनम की लाश मिली। शिवशंकर ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो नीरज उर्फ गोलू संदेह के घेरे में आ गया। उसे गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या का जुर्म कबूल कर मृतिका पूनम के आभूषण और मोबाइल बरामद करा दिए। 12 मार्च 2018 को थाना बिठूर पुलिस ने अभियुक्त नीरज उर्फ गोलू को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद आपको जागरूक करना और सावधान करना है, ताकि ऐसी घटनाओं से आप खुद को और अपने करीबियों को बचा सकें। इस घटना को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं? कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, उस जगह का नाम भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे और आपको लगे कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।